मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हम मॉस्को में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप जो सियासी गलियारे हैं वहाँ पर देखिए, हालांकि मॉस्को पहुँचने के बाद तो 3-4 जो बड़ी बातें मैंने नोटिस की है। एक तो ये समझना मॉस्को देखकर बहुत मुश्किल है कि एक ऐसा देश है जो इस वक्त युद्ध में शामिल है। दूसरी बात, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उस पर कोई दबाव या तनाव बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। और तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज यहाँ पर जो भारत को लेकर एक पॉजिटिव मूड दिखाई देता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप नए सिरे से जान फूकने के लिए, क्योंकि लगभग 4 सालों के बाद व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है, डिफेंस डील, ऑयल, सब पर चर्चा होगी। आप बाकी रिश्तों का, जो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते विश्व में हैं, उनसे भारत और रूस का रिश्ता अलग कैसे मानते हैं? नमस्कार रंजना जी, और नमस्कार जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं और आपके दर्शकों को भी। जी हाँ, रूस भारत का एक ऐतिहासिक तौर पे और एक स्ट्रेटजिक तौर पे और डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस के तौर पे एक बहुत मजबूत और एक विश्वसनीय साथी रह चुका है और आगे रहेगा भी। और जैसे कि आप रेड स्क्वायर में खड़े हैं, मैं बहुत बार रूस में जा चुका हूँ और रशियन लोगों से बहुत बार बात कर चुका हूँ, जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो उनके डिफेंस प्रोडक्शन के हेड्स हैं। मैंने बहुत बार उनसे बातचीत हो चुकी है। और रूस में आपने भी ये फील किया होगा, आपके दर्शकों को बताने के लिए, रूस में भारतीयों के लिए एक खास, जिसको कहते हैं ना, वार्मथ है, जो रूसी नागरिक हैं। लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं पगड़ी पहनता हूँ, दूर से एकदम से पहचान होती है कि मैं भारतीय हूँ। और कई बार रूस में आके लोग मिलते हैं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सो वो एक हमारा इतिहास है, हमारा एक पीछे का जो हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा वजूद है। और डिफेंस में, क्योंकि मैं डिफेंस से आता हूँ, डिफेंस में रशिया का और उससे पहले सोवियत यूनियन का, ब्लॉक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, जो हमारी तीनों सेनाएं, जो उन्होंने अपना सशक्तिकरण किया, जो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, और एक के बाद एक कितनी जंगें लड़ी हैं हमने पिछले 70-75 साल में, वो सब में मजबूत, जो हमारी मजबूती थी, उसमें रशिया और उससे पहले सोवियत यूनियन द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और रूस के साथ, अगेन आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, रूस के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे रहे हैं कि पहले हम बार्टर सिस्टम में भी उनसे सामान लेते रहे हैं। डॉलर में हमारा ट्रेड बहुत बाद में शुरू हुआ। और आज भी जो हमारी इन्वेंट्री है, चाहे वो एयरफोर्स की है, चाहे नेवी की है, चाहे आर्मी की है, साथ में एयर मार्शल कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब तीनों सेनाओं में जो रशियन ओरिजिन की जो इन्वेंट्री है वो बहुत अच्छी तादाद में है। हाँ, मैं ये मानता हूँ पिछले चंद सालों में उसमें थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंटरनेशनल बिड्स हम जो है ऑफर करते हैं, तो तमाम दुनिया के देश उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज भी बहुत हद तक जो हमारी विंटेज इक्विपमेंट है, जो हमारी लेगेसी, उसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसमें मेंटेनेंस के लिए हमारे रशिया के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं एयर मार्शल संजीव कपूर जी के पास जाना चाहती हूँ। संजीव जी, देखिए, और जैसा सर भी कह रहे थे, मतलब भारत आज भी रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस बायर है। लगभग 38% भारत की हिस्सेदारी है उस खरीद में। ऐसे में मैं आपसे 2-3 चीजें समझना चाहती हूँ। पॉइंटेड सवाल होगा, क्योंकि देखिए, तेल को लेकर एक अलग चर्चा है और वो सरकार को तय करना है, और जो लगातार दबाव है रूसी कंपनियों पर सैंक्शंस का अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा खरीद है हमारी, वो प्रभावित होगी कि हम कितना तेल वहां से खरीद पा रहे हैं, गिरावट है, जो भी है। लेकिन डिफेंस, क्या आपको लगता है कि डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, अपने पड़ोसियों से आ रही चुनौतियों के बीच भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है, और रूस के साथ अगर हमें अच्छे रक्षा सौदे मिलते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले जो स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन या फिर खरीद की बात हो रही है, उस पर आपका अपडेट। जो 5 और S-400 लेने पर बात हो रही है, उस पर आप क्या देखते हैं होता हुआ, और कब तक मिल सकता है? और तीसरी बड़ी बात, S-500 की भी चर्चा होनी चाहिए, या हम जो अपने देसी प्रोडक्शन एमका पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें इतना इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? मेरे सवाल के 2 हिस्से आप समझ गए होंगे। नमस्कार फेलो पैनलिस्ट एंड आपके व्यूअर्स के लिए।
आपने बहुत ही अहम सवाल पूछे हैं। सबसे पहले मैं 5th जनरेशन फाइटर पे आता हूँ। Su-57 और F-35 दोनों एरो इंडिया में आए थे इस साल फरवरी में बैंगलोर में प्रदर्शन करने के लिए, और भारत ने कुछ साल पहले भी Su-57 के लिए करार किया था, बट वो किसी कारण से HAL और जो रशियन कंपनी है उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाया। अब हमारे पास ये मौका है, क्योंकि हमारा अपना एम का अभी 10 साल दूर है ऑपरेशनलाइज होने के। टेस्ट फ्लाइट में हैपन 2030 तक, 5 साल बाद, बट ऑपरेशनलाइज होने में 10 साल लगते हैं। जबकि हमारे नेबर्स को चाइना अपने J-20 और बाकी जो 5th जनरेशन है वो देने के लिए तैयार है, J-35। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये जो गैप है, इसके लिए अगर हम अपना 5th जनरेशन जहाज उड़ा रहे हैं तो हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके लिए आई एम श्योर जब प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे तो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री के ऑफिस के साथ मिलकर ये मुद्दा जरूर उठाएगा, और रूस इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकता है। आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, ऑप सिंदूर में 2 चीजें मेरी समझ से बहुत खरी उतरी, एक ब्रह्मोस मिसाइल और एक S-400, और दोनों रशिया ने दी थी। और जो ब्रह्मोस है जो हवा से दागने वाली है, वो सिर्फ एक ही हवाई जहाज ले जा सकता है आजकल, वो है Su-30, वो भी रशिया का बना हुआ। तो आपने देखा कि जो आज से बिल्कुल कुछ साल पहले हमने जो अपनी क्षमता बढ़ाई है, और भारत ने आज तक अमेरिका से कोई भी लड़ाकू जहाज नहीं लिया है। भारत ने अपनी हिस्ट्री में अमेरिका से आज तक कोई लड़ाकू जहाज नहीं लिया है। तो इसके भी कई कारण हैं, इसके पे कई बारी मैं चर्चा कर चुका हूं। ये सारी चीजें जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार सिस्टम्स, और लास्ट आपका उत्तर देते हुए S-500 में, S-500 एक ऐसी क्षमता है जो कि लो ऑर्बिट में जितनी सैटेलाइट्स हैं उनको निकाल सकता है। तो पाकिस्तान ने अपनी कुछ सैटेलाइट छोड़ी हैं, बाकी हमारे एडवर्सरीज की कुछ सैटेलाइट्स हैं। तो ये हमारे पास जब आएगी, और सबसे जरूरी चीज जो आप वहां खड़े हैं और जो हमारे को हेल्प होगी इस विजिट से, वो तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला था कि भारत के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बनाया जाएगा अकिन टू आयरन डोम। उसमें ज्यादातर जो हमारे सेंसर्स हैं, रडार्स हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आइटम्स हैं, वो रशियन ओरिजिन की होंगी। आई एम श्योर देश उसके ऊपर बात करेगा और उनसे ये सारी चीजें लेने के लिए रजामंदी लेगा। बिल्कुल आपने एकदम सही तरीके से पूरा समझा दिया। हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पहलगांव के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर किया, उसमें अगर ब्रह्मोस मिसाइल हो जो Su-30 से फायर होता है, वो भी लड़ाकू विमान रूस का, ब्रह्मोस मिसाइल भी, और S-400 जिसका एक आयरन डोम, अगर 5 और हम लेते हैं तो भारत के तमाम ऐसे जगहों पर जहां से खतरा हो सकता है, एक आयरन डोम की तरह सुरक्षा कवच इस एयर डिफेंस सिस्टम से बनाने की तैयारी है। ऐसे में हमें उसका इंतजार है। इन सब पर चर्चा की, तो अब अचल कुमार जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए सर ने पहली 2 लाइनें गुनगुनाई थी, लेकिन नीचे वाला गाना ये है कि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और अभी भी जब हम जा रहे हैं, कई लोग हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो एक जो वो पुराना रिश्ता रहा है, मतलब अगर आप देखें तो शीत युद्ध से ही, कोल्ड वॉर के बाद से ही जो भारत का रशिया के साथ रिश्ता रहा है, जो कि मैं ये मानती हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा एक लल हमने देखा उसमें, क्योंकि जो हम एक ओवरवेलमिंग या बहुत बढ़ चढ़कर ऑप्टिक्स देखते थे, उससे पीछे हटकर अधिकारी स्तर पर हमें क्या ऊर्जा चाहिए, हमें क्या डिफेंस चाहिए, वो सब हम करते रहे, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर, भारत पहले की थ्योरी पर। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से, और ये 2 दिन का उनका दौरा जिसमें वो इंडियो रशियन एनुअल समिट में हिस्सा ले रहे हैं, एक नए सिरे से एक तूफान आएगा जिसमें न सिर्फ भारत और रूस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे विश्व की बहुत कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि ये सारे देश, मतलब आप सोचिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधा कहा कि आप तो तेल खरीद के और रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। ऐसे में नए सिरे से इस रिश्ते में जान फूकना, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? अंजना जी नमस्कार। सबसे पहले मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ। जहाँ आप खड़ी हैं, मैं करीब 4 साल मैंने वहाँ पोस्टिंग करी थी, तो कई बार वहाँ आना जाना होता था। बहरहाल आपके सवाल के जो सवाल पे आते हैं, आपने पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करी, तो डेफिनेटली रशिया के साथ जो हमारे संबंध हैं वो 2000 में उसकी नींव पड़ी थी, जब हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से और एनुअल समिट्स का जो हमारा एक प्रोसेस है वो शुरू हुई थी। 2010 में ये फिर स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इसे एलिवेट किया गया। 2015 में हमने 2+2 फॉर्मेट, जिसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिलते हैं,
वो फॉर्मेट आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि साल दर साल भारत और रशिया के संबंधों में मजबूती आई है। मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगा, मुझे नहीं लगता कि जो आप नई जान फूंकने की बात कर रहे हैं, कहीं भी जान नहीं निकली हमारे रिश्तों में से। और अगर आप विदेश मंत्री जी का हमारे डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सुना ही होगा आपने, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उस पर अगर आप नजर मारें तो दुनिया में हर देश के दूसरे देशों के साथ रिश्तों में उतार और चढ़ाव आया है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फैक्टर है तो वो रशिया और इंडिया के संबंध हैं, जिसमें जो हमारा रिश्ते हैं बहुत ही स्टेबल हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं और हर आने वाले साल के साथ आगे बढ़े। डेफिनेटली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इस वॉर का जो है साया हमारे ऊपर पड़ा है, हमारे लिए एक टेस्ट है। क्योंकि अगर आप पिछले इतिहास पर नजर मारें तो कई बार सोवियत यूनियन हो चाहे रशिया हो, उन्होंने भारत की मदद करी है। चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 बार वीटो किया हमारी फेवर में, चाहे 71 की वॉर को ले लीजिए, कश्मीर इशू ले लीजिए, गोवा बिल्कुल। लिबरेशन मूवमेंट ले लीजिए, और फिर हमेशा। भी हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया। न्यूक्लियर 3 सेंसिटिव एरियाज जो हैं, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, स्पेस, इसमें हम अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो रशिया पे करते हैं। अब जो ये साया है ये हमारे लिए टेस्टिंग टाइम था, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये टाइम हमारे लिए है कि अब हमें पे बैक करना है रशिया को, कि आपने जो आप हमारे साथ खड़े थे, अब हम आपके साथ खड़े हैं, और वो हमने खड़े होकर दिखा दिया है। अब ठीक है, अब आज तक तो हम उनके दबाव में आए नहीं है, चाहे वो अमेरिकन दबाव हो चाहे वो वेस्ट यूरोप का दबाव हो, आने वाले समय में भी नहीं आएंगे। और ये जो अब जो हमारी ये जी। समिट मीटिंग हो रही है, डेफिनेटली हर हेलो। एनुअल समिट में कोशिश यही रहती है कि हाँ, आगे देखा ठीक है।